कुंदन। थैंक यू दीपाली। नमस्कार, मैं कुंदन जम्यार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज हम मौजूद हैं। उत्तराखंड का जिक्र जब भी आता है तो खूबसूरत वादियों की बात होती है, चार धाम की दिव्यता की बात होती है और फिर शांत माहौल की बात होती है। लेकिन अगले कुछ महीनों में ये शांत माहौल जो है चुनाव के मद्देनज़र सियासी तपिश की आग में जलने लगेगा। ये माहौल आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। उससे पहले हमने सोचा कि संगठन का जो चेहरा है उनसे ही सवाल जवाब किया जाए और ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वो कर दिखाया है जो उत्तराखंड गठन के बाद कोई भी बीजेपी का नेता नहीं कर पाया। तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। महेंद्र भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया के इस मंच पर आपका। कुंदन जी, इतना महत्वपूर्ण ये चैनल है जिसको देश भर के लोग देखते हैं। उत्तराखंड में जी चैनल का अपना एक बड़ा स्थान है। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, मैं आपको भी बधाई देता हूँ, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र भट्ट जी। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं ले लेता हूँ उन विधायकों के लिए जो आपकी पार्टी के हैं, लेकिन आप बार बार सर्वे कराते रहते हैं विधायकों का, इंटरनल सर्वे कराते रहते, उनकी टेंशन बढ़ाते रहते। क्या निकल कर के आया है अभी तक सर्वे में? अगर आप इस मंच पर बता सकें कुछ। देखिए, एक सक्रिय राजनीतिक दल अपने हर कार्यकर्ता के बारे में सब प्रकार की रिपोर्टिंग रखता है। विधायक का सर्वे इस नाते नहीं होता है कि उनका कार्य कैसा है। विधायक का सर्वे इस नाते होता है कि ऐसी कौन सी समस्याएं क्षेत्र की हैं जो अभी हमको उसका समाधान करना है, और इसलिए उन समस्याओं के समाधान की दृष्टि से विधायकों से हम लोग संपर्क भी करते हैं। जो फीडबैक आता है उसकी चर्चा करते हैं और उस क्षेत्र की, उस गांव की उस समस्या का समाधान हो इसकी चर्चा करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी विधायक की सक्रियता उस क्षेत्र में बनी रहे, ये बहुत आवश्यक होता है। लेकिन पार्टी का अपने प्रत्येक विधायक के साथ संपर्क और विधायक को जनता से जुड़े रहने का जो एक तारतम्य बना रहता है, वो सर्वे भी उसमें एक बहुत बड़ा साधक के रूप में रहता है। और मैं कह सकता हूँ हमारे दल ने जब भी सर्वे कराए तो सर्वे विधायक के कामों की समीक्षा कम, विधायक द्वारा ऐसे कौन से काम रह गए हैं जो अभी गौर कर रहे हैं, क्योंकि जनता तो विकास चाहती है और जनता का विकास रूप में खड़ा हो, इसलिए वो सर्वे नीचे से लेकर हम लोग करते ही हैं। सर, क्योंकि 2 बार आप अध्यक्ष है और संगठन को लगातार मजबूत करते रहे, अभी तक आपने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां फेस की? क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक जो इतिहास रहा, हमने देखा कि बिखराव हो जाता है, जैसा कि हमने कांग्रेस पार्टी में देखा। लेकिन अभी बीजेपी इतनी मजबूती से खड़ी है और अगले चुनाव में भी दावा ठोक रही है कि अगला चुनाव भी हम ही जीत रहे हैं। क्या क्या चुनौतियां आपने अभी तक फेस की हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है। हम लोग कार्यकर्ता को महत्व देते हैं और हमारे यहाँ चुनौती कोई राजनीतिक दृष्टि से अपोजिशन से प्राप्त चुनौती नहीं होती है। हमारे यहाँ चुनौती विकास कार्यों की ही होती है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को ठीक प्रकार से हम नीचे तक पहुँचा सकें, बूथ तक वो कार्य जा सकें, और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा जो इन 5 साल और पिछले 5 साल लगभग 10 साल से हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर है, इन 10 साल की सारी उपलब्धियों को किस तरीके से हम नीचे तक पहुंचा, बूथ तक पहुंचा सकते हैं, इसको हम चुनौती के रूप में लेते हैं और हम उस दिशा में काम भी करते हैं। जहाँ तक अध्यक्ष नाते का विषय, तो मैंने प्रयास किया है कि मैं एक एक कार्यकर्ता को संगठन में उसको ठीक जहाँ उसका स्थान है, किस रूप में हम उसके संगठन में उसके लिए कार्य कुछ से काम ले सकते हैं, इस भाव के साथ हर कार्यकर्ता उपयोगिता के आधार पर, कुछ लोग सरकार में गए, कुछ संगठन में गए, इन्हें कोई बाह्य चुनौती दल के सामने नहीं है। लेकिन ये निश्चित रूप से मैं दल अध्यक्ष होने नाते कह सकता हूँ कि सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने का जो एक संकल्प है, वही हमारी चुनौती है और उस चुनौती का हम सामना करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबा दौरा करके गए, यहाँ पर बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि आपके साथ ही मुलाकात हुई, वार्ड पार्षद से लेकर के मुख्यमंत्री तक की मीटिंग हुई। क्या संदेश दिया उन्होंने उत्तराखंड को लेकर के? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा था और उत्तराखंड में जब वो आए तो हमारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह खड़ा हुआ, क्योंकि 2027 में चुनाव भी है।
इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरे ने जो कार्यक्रम की श्रृंखला बनी थी, खास तौर पर हमने एक बूथ के कार्यकर्ता के घर में जाकर उनका भोजन भी जलपान हुआ, उनसे संपर्क हुआ, बूथ की हमने बैठक की है, बूथ के प्रबंधन के सारे विषय पर उनका मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ। हमारे जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, खास तौर पर नीचे की इकाई है हमारी नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, सबसे उनका चर्चा हुई, वहाँ की समस्याओं की चर्चा, और पार्टी में उनके द्वारा किस रूप में 2027 के लिए हम उनका उपयोग कर सकते हैं, इस सब विषय में चर्चा हुई। हमारी कोर कमेटी जो महत्वपूर्ण इकाई पार्टी संगठन की मानी जाती है, उसका उनकी चर्चा हुई, और इसके साथ साथ सारे सांसद विधायकों से भी उन्होंने बातचीत की। बात का जो पूरा लबोलबाव था वो मुख्य रूप से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की विजय होकर आए, उसके लिए एक एक कार्यकर्ता का काम, सांसद का काम, विधायक का काम, और एक एक जनप्रतिनिधि को किस प्रकार से नीचे के बूथ के प्रबंधन में लगा सके, उसमें मुख्य रूप से उनके दौरे का जो महत्वपूर्ण संदेश था, बूथ जीता चुनाव जीता। इसलिए बूथ को ही आधार मानते हुए हमने अपने कार्यक्रम रचना बनाई है, और जो उन्होंने हमको गाइडलाइन दी है, आगामी दिनों के अंदर हम उसको धरातल पर उतारने वाले हैं। सर, बड़ा सवाल ये है कि आपने अपने नेताओं को भी कह दिया कि बेवजह की दावेदारी पेश मत कीजिए, और साथ में आपने एक चीज और भी जोड़ दी कि भाई जो जिताऊ होगा उसे टिकट मिलेगा। सर, बड़ा सवाल ये है कि आपने अपने दावेदारी वाले बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ऐसा होता है बेवजह की दावेदारी पेश मत, एक एक कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है, इच्छा भी होती है, और हमारे दल में तो पिछले दिनों लगभग 20,000 दूसरे दलों के लोग लोकसभा से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। तो कई बार जो लोग नए दलों से आते हैं उनको भी पार्टी के संस्कार देने के कोई विषय बोले जाते हैं। दूसरी बात, जो कार्यकर्ता जीतने वाला, चुनाव में जीत ही महत्वपूर्ण आधार होता है, चुनाव में हम लोग जीत को प्रमुखता देते हैं। जो व्यक्ति दल के अंदर आ जाता है, जिस दिन दल के अंदर आता है उस दिन से ही हमारा वो कार्यकर्ता हो जाता है। हम जिस दिन सदस्यता दिलाते हैं, विधिवत रूप से कार्यकर्ता रूप में स्वीकार करते हैं, और उसको दिशा देना भी पार्टी का काम होता है। इसलिए हमने कहा है कि दावेदारी की करने का एक स्थान होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। हमने जो भी हमारे यहाँ दावेदारी करते हैं वो जिला संगठन के माध्यम से प्रदेश को नाम आता है, फिर हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में उन नाम पर चर्चा करते हैं, फिर 3 नाम का पैनल हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजते हैं, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड फिर निर्णय करते हुए जिसको भी नाम है वो हमारा कैंडिडेट होता है। लेकिन दावेदारी भी एक मर्यादा में हो, दावेदारी करने का भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम का सब लोग पालन करें, जिससे ये बात बोली जाती है। लेकिन जीत को ही हम आधार मानते हैं, और जीतने वाले व्यक्ति को ही पार्टी टिकट देती है। लेकिन सर, अब इस बार क्या होगा? इस बार जब टिकट बंटवारा होगा, या फिर जो दावेदारी की बात की जा रही है, उसमें क्या प्राथमिकता रहने वाली है? जो विधायक अभी हैं, या फिर क्योंकि हमने अभी कुछ हाल ही जो चुनाव हुए उसमें देखा है कि कई युवाओं को भी इस बार मौका दिया गया था टिकट बंटवारे, तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? देखिए, निश्चित रूप से हमारे यहाँ प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, जहाँ हम नीचे के बूथ तक के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करते हैं, वहीं जिले की टीम से रायशुमारी करते हैं, हमारे जो अनुशासिक संगठन है उन सब से हमारी रायशुमारी होती है, और रायशुमारी के बाद फिर पार्टी सर्वे भी कराती है। सर्वे का भी एक आधार होता है, पब्लिक के बीच में किस कार्यकर्ता के बारे में क्या पब्लिक का असेसमेंट है, उस पर चर्चा करते हुए फिर नामों का पैनल बनता है, और नामों के पैनल में भी जो उस पैनल में जिसको सबसे ज़्यादा सर्वसहमति कार्यकर्ताओं के बीच में हो, सर्वसम्मति के माध्यम से उसके लिए सब कार्यकर्ता काम पर लग जाए, उस भाव से हम चीज़ों को तय करते हैं, और हमारी वो जो पद्धति है उसी पद्धति के आधार पर निर्णय करते हैं। और जब निर्णय होता है सब कार्यकर्ता उस पद्धति के निर्णय से संतुष्ट होते हैं, और पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करती है। सर, बड़ा सवाल है कि किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव में जाएंगे? क्या आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मुद्दा होगा, या फिर आपके विपक्षी जो दल हैं वो आरोप लगाते हैं कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं आप, चाहे मदरसों के सर्वे की बात हो या मदरसा शिक्षा बोर्ड को ख़त्म 1 जुलाई से ख़त्म हो जाएगा, तो ये सारे कवायद करके कुछ धार्मिक जो संरचनाएं, मज़ारों पर कार्रवाई, इन सब पर कार्रवाई करके क्या मैसेज देने की कोशिश करें, और 27 में क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर आप लोग चुनाव में जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास के विषयों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर ही हम चुनाव में जाते हैं। हमारी केंद्र की सरकार द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, राज्य सरकार द्वारा विकास कार्य किए, उनको ही हम अपना आधार मानते हैं। लेकिन ये भी सच है कि उत्तराखंड देवभूमि है, इसलिए देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का जो चक्र चलता है उसको भी हम लोग उसका विरोध करते हैं, उस दिशा में
सरकारें निर्णय भी करती हैं। अभी यूसीसी अगर सबसे पहले कि राज्य में गठित हुआ है तो उत्तराखंड है, भारत के संविधान में उल्लेखित है। धारा 40 का उल्लेख है कि देश के अंदर एक अवसर आना चाहिए कि सब नागरिक एक समान कानून हो। अगर वो कानून राज्य के अंदर बनता है तो हमारे लिए चुनाव मुद्दा है, हम उसकी चर्चा करते हैं। नकल विरोधी कानून अगर हमने कठोरता से लिया है, आज लगभग 30,000 से ज़्यादा छात्रों को अगर हमने नौकरियां दी है, ये हमारा एक मुद्दा हो सकता है। जबरन धर्मांतरण के कानून बनाकर हमने जबरन धर्मांतरण रोकने का प्रयास का हमारा मुद्दा हो सकता है, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन इस सब पर जनता की सहमति है, जनता का विश्वास है, और ये मुद्दों के आधार पर पिछले लोकसभा चुनाव भी जीते हैं। हमने जो उत्तराखंड के पंचायत के नगर पालिका चुनाव है वो भी हमने जीते हैं। तो हमारे मुद्दे प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, उसको हम तुष्टिकरण के रूप में नहीं देखते हैं। जो अपोजिशन पार्टी है वो तुष्टिकरण के भाव के साथ खड़ी होती है। अगर हमने कहीं पर सरकारी भूमि पर अगर कोई मजार है, सरकारी भूमि को मजार को हटा, आप कल्पना करें 900 से ज़्यादा मजारें हटाई गई, तो किस प्रकार का षड्यंत्र था। उत्तराखंड देवभूमि के अंदर सरकारी भूमि पर जो विवादित भूमि सरकार के अंदर में थी, ऐसी भूमियों को मैं मजार बनाकर उनको विवादित करने का प्रयास किया गया। तो उसको अगर सरकार निर्णय करती है तो उत्तराखंड की भूमि को बचाने का एक पक्ष रहता है। कई एकड़ भूमि हमने इससे मुक्त कराई है। तो अगर इस विषय को कोई सांप्रदायिक दृष्टिकोण देखता है तो हमारा दृष्टिकोण वो नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि उत्तराखंड के देवतुल्य स्वरूप को बिगाड़ने का काम अगर किसी भी माध्यम से होगा तो हम उसका प्रतिकार करते हैं, उसका विरोध करते हैं। लेकिन आरोप यही लग रहे हैं क्योंकि अब इस बार हमने देखा कि पहले ऐसे मुद्दे उत्तराखंड में नहीं होते थे, जैसा कि चाहे वो हम अवैध अतिक्रमण की बात करें, इसमें जो विपक्ष इसमें मुस्लिम तुष्टिकरण देख रहा है। दूसरा देखा हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया, जो भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर गैर हिंदू की जो एंट्री है उसे बोल दिया गया, और फिर ये भी कहा गया ये वंदे मातरम का मुद्दा। ये तमाम मुद्दे इस वक्त हम देख रहे हैं उत्तराखंड में बहुत छाए हुए हैं, जिस पर विपक्ष लगातार बीजेपी को आड़े हाथों ले रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, और विपक्ष ने कभी भी देवभूमि के स्वरूप के बारे में विचार नहीं किया है। अगर उत्तराखंड के अंदर आर्थिकी हमारी होती है तो चारधाम यात्रा उसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, और चारधाम यात्रा पर आने वाले सनातनी होते हैं। अगर सनातन को भ्रम करने का प्रयास होता है तो निश्चित रूप से सरकारों को उसका पेन लेना चाहिए। और मैं पुष्कर धामी जी सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ पार्टी अध्यक्ष होने के नाते कि उन्होंने इस प्रकार के षड्यंत्रों को रोकने का प्रयास किया है। अगर इससे पहले मुद्दे इस रूप में नहीं आते तो उसका तो दुष्परिणाम था कि हम लोगों ने जब पिछले दिनों एक राजनीतिक दल द्वारा कहा गया कि हम जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो चर्चा हुई। आज भी अगर मोहम्मद दीपक क्या एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम बनाते हैं तो ये मुद्दे उनके हैं, हमारे मुद्दे नहीं हैं। हमने तो उत्तराखंड के देवभूमि के स्वरूप के आधार पर जिसने भी देवभूमि के स्वरूप में अगर इस प्रकार प्रश्न खड़े करने के काम किया उसका हमने प्रतिरोध किया है, उसका हमने विरोध किया है, और वो विरोध हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम इस देवभूमि के उस स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार से कुठाराघात होता है तो हम आवाज़ बुलंद करें, और वो हम करते आए हैं। महेंद्र भट्ट जी, चूंकि आप संगठन का चेहरा है, मैं जानना चाहता हूं जो धार्मिक स्थल हैं, चार धाम जो हैं, वहां पर गंगोत्री धाम से ये आवाज़ उठी कि गैर सनातनियों की एंट्री पर पाबंदी लगे। क्या आप इसके समर्थन में हैं चारों धामों के लिए? देखिए, ऐसा है, ये सच है कि उत्तराखंड के चार धामों के अंदर वही व्यक्ति दर्शन करने पूजन करने आएगा जो सनातनी होगा। तो इसमें नई बात कौन सी बोल दी? सनातनी जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। तो अगर किसी वैसे वो चाहे बद्री केदार मंदिर समिति है, चाहे यमुनोत्री मंदिर समिति है, ये स्वतंत्र इकाइयाँ हैं, ये सरकार की इकाइयों के अंडर में एक सीमित व्यवस्था बनाना सरकार का काम होता है। लेकिन वहाँ की व्यवस्थाओं को, वहाँ की धार्मिक व्यवस्थाओं का बारे में निर्णय करना उनकी जो संस्थाएं उनका अपना आंतरिक उनका अपना निर्णय होता है। लेकिन ये भी तो सच है कि आखिरकार सनातन को मानने वाला तो पूजा में भाग लेगा। हमें अच्छा लगेगा अगर कोई धर्मावलंबी भी तय करे कि मुझे बद्रीनाथ के अंदर जाकर पूजन करना है। हमें अच्छा लगेगा कोई अन्य धर्मावलंबी भी तय करे मुझे गंगा स्नान करके गंगा पूजन करना है। इसका विरोध कहाँ है? तो अगर ये कहा गया है कि सनातनी प्रवेश होगा तो ये कोई एक प्रकार से ऐसा विषय नहीं कि जो उसका राजनीतिक मुद्दा बने या तार्किक मुद्दा बने। ये तो तय है, ये सत्य है, और सत्य को अगर बोला गया तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड का जब जिक्र होता है तो पलायन का जिक्र होता है। सरकार कहती है हम
रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि अभी भी कई ऐसे भूतिया गांव हैं। आपके पास तो इंटरनल सर्वे, आपने कहा कि विधायक का सर्वे कराते हैं और जो काम रह गया उसकी चर्चा करते हैं, तो क्या ज़्यादातर गांव जो पहाड़ी गांव है वहां पर से आपको रिपोर्ट आई कि ये स्थिति में बदली है स्थिति, या फिर स्थिति में और कुछ काम करने की ज़रूरत है? देखिए, सच है कि अगर इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं होती तो हम उत्तर प्रदेश अलग क्यों होते। उत्तर प्रदेश अलग होने का मुख्य कारण ही पलायन था। अब पलायन के जो कारक थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार, इनका अभाव ही उत्तराखंड के पलायन। और उत्तराखंड का मानस, उत्तराखंड व्यक्ति आज भारत ही नहीं विदेश के भी अनेकों कोनों में वो रहता है। और ये भी सच है, कोरोना काल के बाद जो नीति बनी, वो नीति बड़ी संख्या में रिवर्स पलायन भी प्रारंभ हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों ने आना प्रारंभ किया है और अब हर गांव तक सड़क चली गई है। आज उत्तराखंड हर घर में बिजली है, हर घर में पानी की व्यवस्था है, शौचालय निर्माण हुआ है। तो सड़क से लेकर रसोई गैस से लेकर एक एक सुविधाएं अगर आज बन रही हैं, तो मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में एक खासतौर पर जो सर्विस में है, सरकारी सेवाओं में है, वो लोग एक अवसर के एक उम्र के बाद फिर अपने पलायन कर रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर अब धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है। इस बीच हमने आह्वान भी किया है कि अभी SIR प्रारंभ होने वाला है और जनगणना प्रारंभ होगी, तो हमने आह्वान भी किया है कि उत्तराखंड के व्यक्ति को मेरी गणना मेरा गांव, मेरा वोट मेरा गांव, इस भाव के साथ अगर एक अभियान के रूप में लोग तय करेंगे तो उत्तराखंड के अंदर पलायन भी रुकने की हमने दिशा दी है। उस दिशा में चीज़ें ठीक होंगी और पलायन रुकेगा। सर, क्योंकि विकास की आप बात करें और ये बिल्कुल सही है कि अब उत्तराखंड में लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, चाहे वो पर्यटक हों, और अभी क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है तो चारधाम यात्रा में भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें जो श्रद्धालु जा रहे हैं उन्हें बहुत अव्यवस्था हो रही है। और क्योंकि बार बार सरकार दावा करती है कि भाई हमने इस बार बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन वो इतनी खबरें आ नहीं पाती। लेकिन जो लोग हैं आजकल, कई लोग ने शिकायत करी कि जब वो जा रहे हैं तो उन्हें अव्यवस्था मिल रही है। ऐसे क्यों? क्योंकि हर साल सर तैयारी तो बहुत होती है, फिर भी क्यों इतनी दिक्कतें आ रही है? देखिए, मैं पहली बात तो सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस बार यात्रा चरम पर है। 30 लाख से ज़्यादा यात्री चारधाम में आ चुके हैं। पिछली बार पूरे यात्रा काल का ही टारगेट 50 लाख था और मुझे लगता है इस बार ये टारगेट बढ़ेगा और 80 लाख से ऊपर यात्रा उत्तराखंड के अंदर हो जाएगी। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो पिछली बार की यात्रा के समतुल्य इस बार की यात्रा की व्यवस्थाएं बढ़ाई जाती हैं। बड़ी संख्या में व्यवस्थित यात्रा को व्यवस्थित करने का काम हुआ है। जब संख्या बढ़ती है तो थोड़ी बहुत कहीं पर कुछ दिक्कतें निश्चित रूप से आती हैं और मैं कह सकता हूं कि सरकार उन एक एक दिक्कतों पर एक एक जो वहाँ से सुझाव आते हैं उनके सुझावों के समाधान के लिए सरकार काम करती है। और जिस गति से यात्रा बढ़ रही है, आज पर्यटन बढ़ने से, यात्रा बढ़ने से हमारे जो व्यवसायी हैं, चाहे वो होटल व्यवसायी हों, चाहे छोटे उद्यमी हों, उनके बहुत बड़ा रोजगार मिला है। और यही तो हमारे आर्थिकी का एक केंद्र है। इन 6 माह की जो यात्रा होती है ये हमारे उत्तराखंड की एक आजीविका में बहुत सहायक सिद्ध होती है। और प्रदेश सरकार जो बढ़ती हुई जो यात्रा है उस यात्रा की हर प्रकार की व्यवस्था बनने में कायम सिद्ध होती है। महेंद्र भट्ट जी, अभी राहुल गांधी आने वाले थे, उनका दौरा आधा अधूरा रह गया, तो मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने कहा कि जब जब राहुल गांधी आते हैं बीजेपी को फायदा करा करके जाती हैं। आधा अधूरा दौरे को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका आधा अधूरा होगा इस कल्पना तो हमने भी नहीं की थी। वो पंतनगर तक आए थे। अच्छा होता कि मौसम ठीक होता, लेकिन मैं प्रश्न मेरे दिमाग में आता है, अल्मोड़ा के लिए, पौड़ी के लिए मौसम खराब था, लेकिन देहरादून का कार्यक्रम क्यों रद्द किया? सीधी बात है कि सैनिकों के मन में जो आक्रोश था वो राहुल गांधी ने भांप लिया था। और मैं जिस बात को मैंने शुरू में कहा कि उत्तराखंड के अंदर राहुल जी ने जिस प्रकार से सैनिकों का अपमान किया, यहाँ की देवभूमि के बारे में अनेकों जो उनके मंदिरों के बारे में जो उनके अपशब्द थे, उन अपशब्दों से यहाँ के लोग जो आघात हुए, कुंठित हुए, उसका एक आक्रोश उन्होंने भांप लिया था। उसी आक्रोश के कारण उन्होंने अपनी यात्रा को टाला है। और ये सच है, जब भी वो आते हैं उसका लाभ हमको मिलता है। वो ऐसा कुछ ना कुछ बोल कर जाते हैं जो बीजेपी के लिए चुनाव मुद्दा बनता है। इस बार वो मुंह बंद करके ही चले गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भट्ट जी, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, हमारे मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद।
तो बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने बताया कि कैसे 2027 विधानसभा चुनाव विकास महत्वपूर्ण मुद्दा। आप मंच पर रही महेंद्र भट्ट जी। मैं बुलाना चाहूँगी एडिटर रमेश चंद्रा सर को, प्लीज़ आएँ और सम्मानित करें स्मृति चिन्ह देकर। तो सुना आपने कि अब सरकार किस मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। विकास 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 एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और चाहे विधानसभा चुनाव के टिकट की बात करें, जिन्होंने काम किया है उन्हें टिकट दिया जाएगा, और लगातार यही एक मुद्दा रहा है सरकार का, और इसी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसका जिक्र महेंद्र भट्ट ने किया है, आपने सुना। और बहुत बहुत शुक्रिया सर मंच पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए।